अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फगर में खुश आमदीद। आखिरी लड़ाई के लिए मुस्लिम लीग नून में जमा तफरीक के अमल का दोबारा आगाज हो गया और इस पहलू पर असर नौ गौर शुरू किया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत के अंदर शामिल कर लिया जाए और जनाब नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे को संभाले। और ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक तबका है और बहुत बड़ी तादाद के अंदर वो लीडर्स जो मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर अरूज पर देखना चाहते हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि ये ऐसा मौका है जहां पर नवाज शरीफ साहब को तमाम तर समझौते, तमाम तर इख्तलाफात, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और तमाम तर जो भी रुकावटें हैं उनको दूर करके, उनको नज़रअंदाज करके अन्नाने हुकूमत को संभालना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से सूरत हाल बदल रही है, जिस तरीके से लम्हा बलम्हा एक नई पोलिटिकल डेवलपमेंट होती जा रही है, वहां पर मुस्लिम लीग नून को एक ऐसे फाल और एक ऐसे ताकतवर बयानिए की जरूरत है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ना सिर्फ अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ सके, बल्कि अगले इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए कोई दो टोक किस्म की प्लानिंग भी कर सके और एक मरतबा फिर इक्तदार में आने के बाद नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट और वो तमाम ताकतवर तबकात और ख़ासतौर पर अदलिया में मौजूद इमरानदार जो मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के रास्ते में और पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में रुकावटें खड़ी करते रहे हैं, उनको चैलेंज किया जा सके। और मुस्लिम लीग नून में यह बात भी बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बरकरार रखते हुए इस बात की तवक्को करना कि वो अग्रेसिव अप्रोच या लबो लहजा के साथ दबंग अंदाज में सामने आएंगे और आकर वो ललकारेंगे इस्टेब्लिशमेंट को या अदलिया में मौजूद ईमानदारों को, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि वो जो हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के सामने या ताकतवर तबकात के सामने मुकम्मल तौर पर फ्लैट हैं, लिहाजा उनसे किसी भी तौर पर कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। और अगर नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस अनाने हुकूमत को ना संभाला गया तो फिर मुस्लिम लीग नून भी मुस्तकबिल में एक जो है ना वो माजी का एक हिस्सा बन जाएगी और मुस्तकबिल में उसके लिए किसी तरह की कोई गुंजाइश सामने नहीं आएगी। मुमकिन तौर पर अब मौजूदा सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब के पास भी ऑप्शंस महदूद रहेगी और यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो अब नवाज शरीफ साहब को इस बारे में कायल कर रही है कि जनाब कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि अब आपकी लोड़ पड़ गई है और अब भी अगर आपने हमें नज़रअंदाज किया तो फिर ये सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इस हवाले से गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से 4 ऐसे वाज़े इशारे मिले हैं जो इस बात की तरफ जो है वो बार बार तवज्जो दिला रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून अब संजीदगी के साथ फैसला कुन मोड़ पर आ चुकी है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि वो फैसला कुन दोराहे पर आ चुकी है तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि एक फैसला मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर चैलेंजिंग पोजीशन पर लाकर पंजाब की सियासत के अंदर उसके किले को कायम रख सकता है, जबकि दूसरे रास्ते को इख्तियार करने की सूरत में मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ताकतवर बयानिए का मुकाबला करने का कोई भी ऑप्शन बरकरार नहीं रख पाएगा और मुस्लिम लीग नून एक मुस्तकिल बुनियादों पर इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पर सामने आएगी। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब वो 4 इशारे कौन से हैं जो गुज़िश्ता 48 घंटे में सामने हैं। अगर आपको याद हो तो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात बहुत ही ज़्यादा तवत्तुर के साथ कही जा रही थी कि जनाब पाकिस्तान को नवाज दो, यानी ये बात का मुतालबा किया जा रहा था और इस बात को इंतखाबी बयानिए की बुनियाद रखी जा रही थी कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान को नवाज शरीफ का जैसा हुक्मरान दे, बल्कि नवाज शरीफ को ही इस मुल्क का हुक्मरान बनाए। और इसके लिए जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे भी लग रहे थे और मुस्लिम लीग नून ने अपनी पूरी की पूरी इंतखाबी मुहिम जो भी उसने ढीली ढाली सी चलाई थी उसके अंदर इस बात का फोकस रखा गया था कि जनाब मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी तो नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आएंगे। हत्ता कि पोलिंग वाले दिन 8 फरवरी को वो लम्हा जब नवाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में अपने ही हल्का इंतखाब में जाकर वोट कास्ट कर रहे थे, उस मौके पर भी इंटरनेशनल मीडिया के साथ होने वाली गुफ्तगू में नवाज शरीफ साहब की तरफ से इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया गया था कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह अक्सरियत मिले ताकि मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसीज़ को लेकर आगे बढ़ जाए। लेकिन इंतखाबी नताइज के बाद ये मुमकिन नहीं हो सका और मुस्लिम लीग नून के पास ऐसी अक्सरियत नहीं थी कि वो सिंगल हैंडेडली हुकूमत बनाती। लिहाजा इस मौके पर नवाज
شریف صاحب نے اپنے آپ کو اقتدار سے پیچھے کیا اور شہباز شریف صاحب کو آگے کیا. جناب عرفان صدیقی صاحب جو نواز شریف صاحب کے بہت ہی زیادہ معتمد ساتھی سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے وزیر اعظم نہ بننے کا فیصلہ الیکشن سے پہلے ہی کر لیا گیا تھا, جس کی مسلم لیگ نون کے مختلف لیڈرشپ کی طرف سے تردید بھی سامنے آئی. اس کے بعد جو پہلا اشارہ ملا وہ بھی عرفان صدیقی صاحب کے ذریعے ہی سامنے آیا, جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے جیو کے ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر. اس میں عرفان صدیقی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کے چوتھے مرتبہ وزیر اعظم بننے میں اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہو جاتے 8 فروری کے انتخابات کے بعد, تب اسٹیبلشمنٹ ان کو بطور وزیر اعظم قبول کر سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا اشارہ دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کے راستے میں کسی بھی طور پر رکاوٹ کریٹ نہیں کرے گی. دوسرا امپورٹنٹ جو پیش رفت تھی وہ اس وقت سامنے آتی ہے جب مسلم لیگ نون میں اس بات کا واضح طور پر چرچا کیا جاتا ہے کہ جناب حکومت اور سیاست دونوں کو الگ الگ چلایا جائے, کیونکہ شہباز شریف صاحب سے جو ہے نا اس وقت حکومت چلنا تو بڑی دور کی بات ہے, پارٹی بھی نہیں چل پا رہی, لہٰذا شہباز شریف صاحب سے بطور پارٹی پریزیڈنٹ استعفیٰ لے لیا جائے. اور اب 11 مئی کو یہ جو ہے نا اگلے مرحلے پر جاری ہے مسلم لیگ نون, اور 11 مئی کو جناب نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ کے طور پر جو پارٹی کا کنٹرول ہے وہ بھی سنبھالنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ 11 مئی سے پہلے ہی نواز شریف صاحب مرکزی حکومت کا کنٹرول بھی سنبھالنے جا رہے ہیں. اور 11 مئی سے پہلے نواز شریف صاحب کی یہ کوشش ہے کہ وہ کابینہ کے اندر یا مرکزی حکومت کے اندر جو اہم ترین پوزیشنز ہیں وہاں کا مکمل طور پر نہ صرف کنٹرول سنبھال لیں بلکہ وہ لاہور میں بیٹھ کر مرکزی حکومت کو بھی کنٹرول کر سکیں. اور اس کے لیے 2 امپورٹنٹ ڈیسیژنز سامنے آئے ہیں. ایک اسحاق ڈار صاحب کو بطور ڈپٹی پرائم منسٹر نومینیٹ کرنا, اور جناب اسحاق ڈار صاحب کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اقتدار کی شراکت پر رکھ لینا. یعنی اب مرکز کا اقتدار آدھا نواز شریف کا پاس ہے اور آدھا شہباز شریف صاحب کے پاس ہے, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے جناب نواز شریف صاحب کی پالیسیز مرکزی حکومت کے اوپر نہ صرف اثر انداز ہوں گی بلکہ وہ بائنڈنگ ہوں گی شہباز شریف صاحب کے لیے کہ وہ ان تمام کی تمام پالیسیز پر عمل درآمد کریں. اور جناب اسحاق ڈار صاحب کو بطور ڈپٹی پرائم منسٹر اپوائنٹ کرانے کے بعد نواز شریف صاحب نے اس بات کا شہباز شریف صاحب کو یہ اشارہ دے دیا ہے کہ جناب میرا واپس ایوان صدر ایوان وزیر اعظم آنے کا راستہ ابھی کھلا ہے, بند نہیں ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ طاقتور طبقات کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جناب آپ کے لیے مستقبل کے اندر فری ہینڈ کے امکانات بھی بالکل نہیں ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو جس طریقے سے لایا گیا اور جس اہم ترین شخصیت کا راستہ روکا گیا تھا, اسحاق ڈار صاحب کو اس موقع پر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا کر جب جناب اسحاق ڈار صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب دونوں ہی سعودی عرب میں موجود تھے, تو یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ کنٹرول جو ہے وہ لاہور میں ہے اور گورنمنٹ کا ریموٹ کنٹرول جو ہے وہ نواز شریف کے ہاتھ میں ہے, اور وہ چاہے چائنا میں موجود ہوں وہ اس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تمام کی تمام حکومت کو چلا رہے ہیں. جس کے بعد جناب یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور چوتھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے جب رانا ثناء اللہ صاحب کو کل وزیر اعظم کا سیاسی امور پر مشیر تعینات کیا جاتا ہے, اور اس سمری کی منظوری جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی دی جاتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب اس سے پہلے مرکز یا پنجاب میں کوئی بھی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن چونکہ ان کی افیلیشن براہ راست نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے تو حالیہ دنوں میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے کابینہ میں موجود اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کو جس طریقے سے ٹف ٹائم دیا گیا, جس طریقے سے ان کو سنگل آؤٹ کر کے ٹارگٹ کیا گیا, یہ بات کو فکس کیا گیا کہ جناب اس حکومت کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ
गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वही हुकूमत को चला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब सिर्फ एक नुमाइशी वजीर आजम है, हकीकी वजीर आजम इस काबीना के अंदर जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं और जनाब राना सनाउल्लाह साहब की ने एक से ज़ायद मरतबा इस सारे अमल की तकरार की है और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को बराह रास्त टारगेट किया है। और फिर मोहसिन नकवी साहब के बाद फैसल वाउडा और जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, जनाब एक इंटरव्यू के अंदर मुझे याद है अच्छे तरीके से, राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था कि जनाब मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाउडा ये एक ही कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और मोहम्मद औरंगजेब साहब उनके कज़न ब्रदर हैं। इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि ये सब के सब एक ही फैमिली है और उनका उस फैमिली का ताल्लुक़ जो है वो जहाँ से है इसके बारे में अब सबको इल्म है। और इसका जवाब दिया था फैसल वाउडा ने एक टॉक शो के अंदर, जियो के टॉक शो के अंदर ही बैठकर, जिसमें फैसल वाउडा ने इस बात का इजहार किया था कि राना सनाउल्लाह साहब आपको ख्याल रहना चाहिए, आपने जिस कबीले के साथ हमारे ताल्लुक का इशारा किया है हम उस कबीले के साथ अपने ताल्लुक को तस्लीम करते हैं। और ये बात आप ज़हन में रखें कि जिस कबीले के साथ हम हैं हम खुलकर ब्रॉड डे लाइट के अंदर फैसले करते हैं, छुप छुपा कर डिग्गियों के अंदर जाकर फैसले नहीं करते। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम था। मौजूदा सूरत हाल में ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो सुलह सफाई है उसको कराने की कुछ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं और मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्लूलेस भी है, हेडलेस भी है और पॉइंटलेस भी है। अगर आप देखें तो जो मुसलसल इवेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, JUI और अदलिया में मौजूद इमरानदारों का ये जो नेक्सस है जो एक दूसरे के साथ डेवलप होता हुआ महसूस हो रहा है, इसके ऊपर इसको काउंटर करने के लिए मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की तरफ से ना कोई बयानिया सामने आ रहा है और ना ही इस सिचुएशन को किसी लेवल के ऊपर जाकर कन्फ्रंट किया जा रहा है, जिसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि नेशनल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल मीडिया हो, इसके ऊपर किसी जगह पर मुस्लिम लीग नून की या मौजूदा गवर्नमेंट की ना प्रेजेंस नजर आ रही है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसे नकात सामने आ रहे हैं जो इस सारे के सारे बयानिए के अंदर रुकावट पैदा कर सकें। लिहाजा ये बात को अब जरूरी समझा जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून को एक अग्रेसिव बयानिए की जरूरत है तो इस सूरत हाल में पार्टी क़यादत को सिर्फ जो है नुमाइशी तरीके से या हुकूमत को लाहौर में बैठकर रिमोट कंट्रोल से चलाना जरूरी नहीं है। बेहतर यह है कि अन्नाने हुकूमत नवाज शरीफ साहब खुद अपने हाथ में लें और खुद वजीर आजम के तौर पर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर तमाम मामलात को चलाएं भी और इस सूरत हाल में जनाब एक अग्रेसिव मौक़िफ़ के साथ सामने आए और उस अग्रेसिव मौक़िफ़ को बतौर वजीर आजम लेकर सामने आए, क्योंकि जब इस अग्रेसिव मौक़िफ़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा उस मौके पर जब हुकूमत को घर जाना पड़ेगा या नवाज शरीफ साहब को फिर दोबारा जो है वजीर आजम हाउस से निकाला जाएगा और अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर इस सिचुएशन ने दोबारा डेवलप होना है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब किसी भी सूरत इदारों की हुकूमत के ऊपर जो डोमिनेंस है उसको गवारा नहीं करेंगे। वो किसी सूरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि एक मरतबा फिर जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसकी फ़ाइल जो अभी तक दराज में मौजूद है उस फाइल को दराज से निकाल कर जलाकर डस्टबिन में नहीं फेंका गया। इस वक्त सबको इस बात का अंदाज़ा है कि उस फाइल की दोबारा साफ़ सफाई के जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और इमरान खान को दोबारा मरकज़ी सीट पर लाने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से इदारा जाती सपोर्ट की जा रही है। अभी खास तौर पर कल ही साइफर केस के अंदर इस बात का जिक्र सामने आ रहा था जनाब आमिर फारूक साहब की तरफ से कि इस बात का क्या सबूत है कि साइफर इमरान खान के पास है। तो भाई वजीर आजम हो या सेक्रेटरी हो, उनकी तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पास होते हैं। जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब अगर पंजाब के हैं तो उनके जो अपने पर्सनल असिस्टेंट हैं, जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वही ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से चीज़ों के जिम्मेदार हैं। और जब वो जो बंदा है जो सेक्रेटरी है वो ये कह रहा है कि ये कागज़ इमरान खान ने मुझसे ले लिया और लेने के बाद वापस नहीं किया, तो इससे बढ़कर और क्या सबूत आपको चाहिए कि जनाब इमरान खान वो कागज़ लेके नहीं गए। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनल सपोर्ट है ये जारी है, लेकिन इन नकात को लेकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई सूरत हाल सामने नहीं आई। लिहाजा
इस बात का अब वाज़ेह तौर पर जो है ना वो फैसला किया जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। आखिरी लड़ाई के लिए मुस्लिम लीग नून को तैयार करेंगे, आखिरी लड़ाई के लिए मुस्लिम लीग नून का बयानिया तलाश करेंगे, आखिरी लड़ाई के लिए एक अग्रेसिव बयानिया उन तमाम लोगों का होगा जो ताकतवर तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकत के कबीले के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और ताकत के कबीले की ताकत को पाकिस्तान की अवामी ताकत के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ ताकत के कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक और कबीला जो अपने अदालती फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान की किस्मत का फ़ैसला करता है और उसमें मौजूद जो ताकत के नुमाइंदे हैं जिनको इमरानदार कहा जाता है, उनके हवाले से जो मौक़िफ़ है वो जनाब नवाज शरीफ के अलावा कोई और इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। लिहाजा वो कहते हैं ना जी, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं वाला जो नारा है वो एक मरतबा फिर भी लगाने का टाइम आ गया है और ये नारा भी लगाने का टाइम आ गया कि आजा नवाज शरीफ, तेरी लोड़ पै गई है। और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून के पास अब अपनी सर्वाइवल के लिए इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद है। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।